अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था एक, वही सवाल करना था। अच्छा, मैं उसका रिकैप भी देता हूँ क्योंकि वो कुछ सवाल ऐसे पहुंचे थे तो मुझे लगा मैं रिकैप दे देता हूँ, फिर आपने कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मैं पास पेपर का सवाल कराता हूँ, आज आसान कराता हूँ, कल थोड़ा मुश्किल कराऊंगा, परसों थोड़ा सा और मुश्किल कराऊंगा। कल क्या बात की थी मैंने? यकीन है की थी। अच्छा नहीं, बल्कि एक और बात बताता हूँ। अच्छा, ये है तो काफी मुश्किल बात, लेकिन कुछ बच्चों के सवालों की वजह से मुझे लगा मैं ना एक नसीहत कर देता हूँ। और आप जवान बच्चे हैं, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, देखें शायद बात कन्वे कर सकूं। आप में से तकरीबन सबको माँ बाप की मार पड़ी होगी, है ना? किसी को ज्यादा पड़ी होगी, किसी को अब तक पड़ती होगी, किसी को थोड़ी पड़ी होगी। अच्छा, अभी आप चले 18, 19, 20 साल आपकी उम्र है, चलो 20 साल उम्र है, लड़कों को मार पड़ती है बाप से, लड़कियों को नहीं पड़ती है। शायद कोई एक्सेप्शनल केसेस हो, लेकिन बाप से जो ठुड्डे पड़ते हैं, मुक्के पड़ते हैं, वो लड़कों को पड़ते हैं। अभी आपकी एज है चले 20 साल, तो ज्यादा मार किस एज में पड़ी है अब्बा से? है? मेरा नहीं ख्याल आजकल पड़ी होगी, मेरा नहीं ख्याल है, कभी नहीं पड़ी, अभी नहीं पड़ती। तो मार तो पड़ती है, और वो अब्बा जी के अपने मिजाज पे डिपेंड करता है कि कितनी पड़ती है और कैसे पड़ती है, और हाथ से पड़ती है कि बाकी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पड़ती। और वो पड़ती है ज्यादातर जो है वो 10 साल के आसपास, या 10 से 15 के दरमियान। अब आज 5-6 साल गुजरने के बाद आपको क्या लगता है कि अब्बा जी ने गलत मारा है या सही किया है? सही किया है। अच्छा, हो सकता है किसी के अब्बा जी जो है वो नशा करके मारते हो सकता है, किसी के अब्बा जी ऐसे हो सकते हैं, बहरहाल वो अब्बा जी हैं, इज्जत के काबिल है, लेकिन नॉर्मल बात कर रहा हूं। तो वो जो अब्बा जी से मार पड़ी है उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा होगा। वो मैं तो एक दफा झूठ बोल के अंदर नहाने घुस गया, मैंने कहा अब्बू शायद छोड़ देंगे, अब्बू तो दरवाजे के अंदर खोल के गुसल खाने के अंदर घुस के मारा मुझे उन्हें। अच्छा, अब ये इतने साल गुजरने के बाद आपको लगता है कि अब्बू ने जो मारा है वो सही किया या गलत किया? सही किया है। उस वक्त नहीं लगता था, लेकिन उस एज से गुजरने के बाद आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि अब्बा जी ने सही किया है। हो सकता है उनका वो तरीका शायद सही नहीं था, हो सकता है उन्होंने ज्यादा रिएक्ट कर लिया, हो सकता है, लेकिन अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिन पे मारना नहीं चाहिए था, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और जिस तरीके से मारा है वैसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि बच्चे की भी बहरहाल एक इज्जत होती है, तो गली में मारना सबके सामने ये नहीं सही तरीका। लेकिन बहरहाल पॉइंट मेरा बताने का ये है कि अब्बा जी से जो मार पड़ी है या किसी को अम्मी से मार पड़ी है, तो वो रिजल्ट उसका ये है कि अच्छा ही हुआ है। क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पड़ी होती ना, वो बड़े होकर बहुत सारी ऐसी खराबियों में पड़ जाते हैं कि फिर वो इस बात को सोचते हैं काश मेरे उस वक्त बाप ने माँ ने रोक लिया होता। इनमें कई मारें ऐसी भी होंगी जो सही नहीं थी और उसके रिजल्ट खराब भी निकले होंगे। यानी कुछ बच्चे हैं जो ये कुरान दादी में गाड़ी निकली है किसी की 9556 पार गलत की बेटे, पार तो कर अभी के। हाँ, तो वो किसी की क्या खड़ी है वो तो क्या बेटे, हो सकता है किसी को मार गलत पड़ी हो, यानी ना पड़नी चाहिए हो सकता है कुछ केसेस बिगड़ भी गए, हो सकता है कोई बच्चे को इतनी गलत मार पड़ी हो या इतना ज्यादा उसको जलील किया गया हो कि वो बागी हो गया हो सकता है। और उसके बागी होने में वाकई उसके अब्बा का कसूर बिल्कुल हो सकता है। ऐसे केसेस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, इतना ज्यादा कोसा गया हो, बात बात पे कोसा गया हो, और ऐसे भी केसेस हैं कि जहां पर तंग आके शायद किसी ने अपने आप को खत्म कर लिया हो। तो इस एक्सेप्शंस के होने से ये जनरलाइज करना बेहतर है कि माँ बाप को मारना ही नहीं चाहिए, या ये जनरलाइज करना बेहतर है कि हाँ मारना तो चाहिए जरूरत पड़े तो? जनरलाइज इनमें से कौन सा बेहतर है? मारना चाहिए, ये जनरलाइज यही रिजल्ट निकलता है। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ खराबियां भी हुई होंगी, लेकिन जनरलाइज हम ये कर सकते हैं कि मारना ही बेहतर है, जैसे उनको बेहतर लग रहा है। क्योंकि माँ बाप को ना माँ बाप बना के उनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने एक बेहतर इंसान बनाना है, उसके लिए कहीं मारपीट भी हो सकती है। अच्छा जी, कुछ डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर बच्चा अगर पुलिस को फोन कर देना कि मेरे घर में मुझे माँ बाप ने मारा है, तो पुलिस जो है वो अम्मा बाप को पकड़ के ले जाएगी, और उसके फिर उस वक्त अगर देखेंगे तो ये लगेगा कि बिल्कुल सही है, बच्चे का भी, उसकी भी इज्जत नफ्स है, वो भी इंसान है, उसको भी हक है जीने का, उसको भी अपनी मर्जी करने का हक है। तो कौन होते हैं माँ बाप मारने वाले? लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं? अच्छे निकल रहे हैं, बुरे निकल रहे हैं?
वो बुरे इसलिए निकलना शुरू हो गए कि वो जो इंसान ने अपनी मर्जी करनी थी, वो बच्चा उस काबिल था ही नहीं कि अपनी मर्जी से सही गलत जान पाता। तो माँ बाप का रोकना, टोकना, ठोकना, पीटना ये जरूरी था, लेकिन वहां जनरलाइज क्या हो गया, नहीं हाथ नहीं लगाना, उसके रिजल्ट्स बुरे निकलने शुरू हो गए, ज्यादा मुआशरा बिगड़ना शुरू हो गया, फैमिली एतबार से खत्म होना शुरू हो गया। तो अगर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मारना पीटना टोटली बंद है, तो उसके ज्यादा बुरे असरात निकलने शुरू हो गए। ओके, एक और बात समझाता हूं। अच्छा, अगर कोई फिल्मों ड्रामों की मिसालें दे दिया करूं ना, तो आप बुरा ना समझना शुरू हो जाते हैं, बुरा आदमी नहीं, अच्छा आदमी हूं मैं। एक मूवी थी पीके, उसमें एक मैसेज था, और पता नहीं खैर एक मैसेज था कि ज्यादा मैसेजेस थे, लेकिन पब्लिकली एक जो मैसेज कॉमन, कुछ ज्यादा पुरानी की बात तो नहीं कर दी मैंने, अरे नौजवान कौम में देखी होगी, क्यों नहीं देखी होगी। तो उसमें एक मैसेज था, जो मैसेज ये था कि रॉन्ग नंबर जो है ना, वो कुछ गलत बता रहा है। तो उसके लिए फिर उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जब तक हमें सही गार्ड का नहीं पता चल जाता, तो तब तक क्या करें। अगर नहीं पता मूवी का तो मैं रहने देता हूँ ये मिसाल। तो उसने एक डायलॉग बोला कि जी ये गलत जो है ना वो फिरकी घुमा देता है और वो रॉन्ग नंबर है, तो अब जब तक हमें सही गार्ड का नहीं पता चल जाता, तब तक क्या करें फिर, हैं? अच्छा चले मैं ही पूरी बात बता देता हूँ, मुझे खैर याद भी नहीं अब, लेकिन उसका कुछ समरी कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये जो डिफरेंट दुकानें खुली हुई हैं, ये सब रॉन्ग नंबर है, सारे के सारे, और असली गॉड पता नहीं कौन है और क्या चाहता है। जब तक हमें पता नहीं चल जाता, हमें रॉन्ग नंबर के पीछे नहीं पड़ना। इस मैसेज ने पब्लिकली बहुत हिट हुआ है मैसेज, और अपने वक्त की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी होगी। अपेरेंटली लगता था कि ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ थी, जिसपे काफी हंगामे भी हुए, और चूंकि ज्यादातर वो हिंदू चीजें दिखाई नहीं थी, लेकिन उससे जो एक मैसेज निकला ना, क्योंकि नौजवानों में वो चीज पसंद की गई, इसीलिए मैं इस पे बात मिसाल दे रहा था कि उसमें सबको सब गलत कह दिया गया कि सारा कुछ ही रॉन्ग नंबर है, सब कुछ टोटली वाइट वॉश, ये सब गलत है। चलें, ये दो मिसालें मैंने क्यों दी थी, इससे आता हूं। वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये बात करना, बहुत मुश्किल है, और ऑन कैमरा बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन क्या क्या सुन रहा है, और उसमें से कट करके कहां कहां क्या क्या लगा के, हो सकता है मुझे गुस्ताख साबित करके गोली मार दे। तो लेकिन बच्चों की कंफ्यूजन की वजह से ना बड़ी हिम्मत करके मैं बात समझाना चाह रहा हूं आपको। अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा दुनिया के अंदर, और अल्लाह ताला के जो नजदीक दीन है, मैं कुरान पाक की आयत आपको बता रहा हूं, वो इस्लाम है। अल्लाह ताला के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। दीन सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं है, दीन इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जिसमें मुआशरत भी है, जिसमें बिजनेस भी है, जिसमें कानून भी है, उस कानून के अंदर ह्यूमन रिलेटेड चीजें भी हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें भी हैं, फिर उसके अंदर फैमिली रिलेशंस के ऊपर भी गाइडेंस मौजूद है, फिर उसमें वो आदात हैं जो इंसान की सफाई, इंसान की सेहत से रिलेटेड हैं। यानी इस दीन ने फैमिली रिलेशंस को भी कवर करना है, फाइनेंशियल चीजों को भी कवर करना है, फिजिकल जो इंसान की कमियां हैं, खूबियां हैं, बीमारियां हैं, उनको भी कवर करना है, इखलाक को भी कवर करना है, अल्लाह ताला के साथ भी कनेक्शन जुड़ा रहे उसको भी कवर करना है। यानी कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है, सिक्योरिटी, पीस, मोहब्बत, ट्रांजैक्शंस करना, और इवन के जो क्या कहते हैं उसको, ही मरने के बाद क्या है, विरासत के मसाइल, उसको बहुत टेक्निकली और बहुत डिटेल तरीके से कवर किया हुआ है। मर्द औरत की जो है जिम्मेदारियां, उनके रोल्स, यानी इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। लेकिन ये इस्लाम दुनिया में पहुंचा कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल पहले लोगों को वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार के दिखाई, उसके बाद ऑफिशियली, अच्छा उससे पहले भी जो आप की 40 साल की जिंदगी है, प्रैक्टिकली वो इस्लाम ही था, प्रैक्टिकली वो वादानियत ही थी। आप सल्लम ने कभी भी जिंदगी के अंदर बुतों की पूजा नहीं की। आप सल्लम की जिंदगी में जिनको बाद में गुनाह करार दिया गया, वो आप सल्लम की जिंदगी में नहीं थे पहले भी। यानी ऐसा नहीं था कि बाद में गुनाह करार दे दिए गए तो आप सल्लम की जिंदगी में पहले थे, नहीं। अगर इस्लाम को ऑफिशियली स्टार्ट से अप्लाई कर दें, कुछ इबादत के अलावा की बात कर रहा हूं, मतलब कुछ ऑफिशियल अहकाम के बाद की बात कर रहा हूं, उसके अलावा की बात कर रहा हूं, जैसा एक इंसान को होना चाहिए, आप सल्लम की जिंदगी शुरू से वैसी ही है। 40 साल एक चीज को प्रैक्टिकली अपना के दिखाया, फिर उसके बाद ऑफिशियली इस्लाम आया, उसको भी ग्रेजुअली अल्लाह ताला ने कुछ सोसाइटी के अहकाम थे, कुछ इबादत के अहकाम थे, और आप सल्लम पे 23 साल में मुकम्मल जो अल्लाह ताला का जो कुरान पाक था वो नाजिल हो गया। अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में 4 पर्पस बताए हैं आप सल्लम की यहाँ दुनिया में हयात के, और उससे पहले भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए थे। उन पर्पसेस में एक पर्पस है आयत की तिलावत करना। तरतीब भी मैं अगर बता दूं तो किसी को आयत याद हो तो मुझे जरा बताएं, मुझे मकसद बताया हुआ है। यतलू, चलें रहने दें। आयत की तिलावत करना है, और हिकमत की बातें सिखाना है, और उनका तज़किया करना है, किताब सिखानी है और हिकमत सिखानी है। हाँ, तिलावत, नफ्स का तज़किया, किताब सिखानी है युअल्लिमु, और हिकमत सिखानी है। ये आप सल्लम की ड्यूटी बताई अल्लाह ताला ने। आप सल्लम ने अपनी सारी जिंदगी उस अरब बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, एशिया में नहीं आया आप सल्लम, एशिया नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं, यूरोप और यहाँ नहीं पहुंचे, पाकिस्तान नहीं पहुंचे आप सल्लम। तो आप सल्लम ने उन 23 साल में क्या किया? लोग तैयार किए,
ये भी तो हो सकता था कि आप एक किताब लिखते, या चलो आप तो दुनिया के एतबार से अल्लाह ताला का ये भी मौजज़ा था, वो दुनियावी पढ़ाई लिखाई अल्लाह ने एक मौजज़ा ही रखा था, चलो लिखवा लेते, सारा कुछ डिटेल लिखवा देते और वो बुक 10-12 वॉल्यूम्स में उम्मत के हवाले कर जाते। लेकिन आप की जिंदगी में ऐसी कोई बुक नहीं लिखी गई। सिर्फ कुरान पाक एक कागज की फॉर्म में तो नहीं, लेकिन भाला रिटन फॉर्म में आ गया था। आप ने इसको अरेंज भी करवा दिया। फिर आप ने क्या किया उस 23 साल में? लोगों को तैयार किया। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो एक तरीका तो ये है कि मैं सारा नॉलेज किताब में लिखूं और मैं वो किताब छोड़ दूं, आप पढ़ लें उसको। और एक तरीका ये है कि मैं आप लोगों को खुद सिखाऊं, किताब में भी लिख दूं लेकिन सिखाऊं। किताब लिखने में क्या कमी रह जाएगी जो मेरे सिखाने में वो पूरी हो जाएगी? अगर मैं सिर्फ किताब आपके सामने रख दूं, सिखाऊं नहीं, तो उसमें कमी रह जाएगी। क्या कमी रह जाएगी? उस लिखी हुई चीज की इंटरप्रिटेशन। अगर मैं जो बात लिख रहा हूं उसकी इंटरप्रिटेशन आप अपने जहनों के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर लिखी भी हो, मैं मिसालें दे दे के समझा भी रहा हूं और मैं कॉस्ट का टीचर हूं, सवाल बोर्ड पे करके भी दिखा रहा हूं, तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी? हो गई। मैं वाकई अच्छा टीचर हूं और अगली नस्लों के लिए भी अच्छा टीचर हूंगा अगर मैं ना सिर्फ आपको पास करवाने वाला नॉलेज दे दूं, बल्कि आपको ऐसा बना दूं कि आप भी अगलों को सिखा सकें। तो फिर मेरा नॉलेज किताब तक महदूद नहीं रह गया। फिर क्या हुआ? मैंने ये 150 लोग तैयार कर दिए। अब आगे क्या होगा? मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से। फिर आगे क्या होगा? वो 150 लोग आगे सिखाएंगे। ये आप सल्लम की जो उस 23 साल की एक्टिविटी थी ना, वो ये थी। उस 23 साल की जिंदगी में आप सल्लम ने एक ग्रुप ऑफ पीपल तैयार किया जिनको हम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं। अब उन लोगों ने आगे लोगों को तैयार किया। उसके बाद जो अगली कड़ी रहती है उनको ताबईन कहते हैं। फिर उन्होंने अगली नस्ल को तैयार किया। करते करते ये लोगों की ट्रेनिंग हुई। अब लोगों की ट्रेनिंग भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा था कि चूंकि दूसरे मुल्कों में भी दीन फैल रहा था, तो फिर बहुत सारी चीजों को इन राइटिंग भी लाना जरूरी था, क्योंकि कल्चर्स इवॉल्व हो रहे थे, मसाइल नए से नए आ रहे थे, तो बहुत सारी चीजों को किताबी शक्ल में भी लाना जरूरी हो रहा था। लेकिन ये बाद में हुआ। अब ये सारी चीजें जो आपको बताना, मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं। इस सारे प्रोसेस में, यानी लोगों को सिखाना सिखाना सिखाना, ये आखिरी दीन है या इसके बाद फिर कोई आ जाएगा? ये आखिरी दीन है। और अब बस इसके बाद क़यामत है बस। इससे पहले जो नबी आया करते थे वो भी शरीयत लाते थे, कुछ शरीयत नहीं भी लाते थे, कुछ पिछली शरीयत को कंटिन्यू करते थे, यानी नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसके बाद अगले नबी की क्यों जरूरत पेश आ जाती थी? एक तो कुछ और भी नया अल्लाह ने भेजना होता था, और दूसरा वो जो पहले नबी दीन लाए होते थे वो उनके जाने के बाद लोग बिगाड़ देते थे, फिर अल्लाह ताला फिर नया दीन भेजते थे। अब ये आखिरी दीन है, तो फिर इसकी हिफाजत भी किसने करनी है? अल्लाह ने करनी है। उसमें ना अकायद भी हैं, उसके अंदर मामलात भी हैं, ट्रांजैक्शंस कह लें, रिश्तों की ड्यूटीज भी हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी हैं, जायदाद के मसाइल भी हैं, बहुत कुछ है दीन के अंदर। अब इन सब चीजों के अंदर जैसे जैसे दुनिया के अंदर आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, वैसे वैसे मसाइल चेंज होंगे। क्या उस दौर में जब आप का दौर था जहाज थे? नहीं थे। क्या उस वक्त ये डिवाइसेस और ये टीवी और ये सब था? नहीं। कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी। अब जैसे जैसे, अच्छा नलके थे, प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम सारा नहीं था। अब जैसे जैसे ये सब पानी की टैंकियां, पानी के टैंकर्स, ये सब नहीं थी चीजें, फिल्ट्रेशन प्लांट्स। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे दीन के अंदर मसाइल नए जन्म लेंगे जिसका हल निकालना होगा। ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है। इस एफर्ट में अल्लाह ताला ने चूंकि इस दीन को सेव रखना है, तो किन लोगों से काम लेना होगा? कोई भी लत्तू फत्तू आ जाए, या अल्लाह के वो भी चुने हुए लोग होंगे? हैं, चुने हुए होंगे ना। आप तक कॉस्ट अकाउंटिंग पहुंच रही है, और चलो मैं सिर्फ कॉस्ट की मिसाल नहीं देता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्स है। आई कैप ये चाहता है कि आप लोगों का एग्जाम ले, और उसके लिए आई कैप ने कॉलेजेस को अलाउ कर दिया कि वो कॉलेजेस बने, टीचिंग। चूंकि आई कैप ने इंश्योर करना है कि आप एग्जाम में पास हो, आई कैप ने इंश्योर करना है कि आप तक सही नॉलेज पहुंचे, तो अगर आई कैप एक अच्छा इदारा है तो वो मॉनिटरिंग भी टीचर्स की करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या ये कंफर्म है कि पूरे पाकिस्तान में जितने टीचर्स हैं वो 100% सही नॉलेज रखते हैं? नहीं। क्या कंफर्म है कि 100% टीचर्स मुखलिस होकर ही? अच्छा, मुखलिस का मतलब और गैर मुखलिस का मकसद पैसे लेना देना नहीं होता है। यानी अगर मैं पैसे लेके पढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा आदमी हूं। एक ट्रांजैक्शन है ना, मैं एक मेहनत करके पैसे अर्न कर रहा हूं। मुखलिस ये है कि मैं अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहा हूं, तनख्वाह नहीं रहा। तो क्या पाकिस्तान में जितने टीचर्स हैं वो सब 100% मुखलिस होंगे? नहीं नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। क्या पाकिस्तान में जितने डॉक्टर्स हैं 100% परफेक्टली सारे के सारे मुखलिस काबिल लोग हैं? या बीच में डॉक्टर्स में 2 नंबर चोर, चोरी के वो गुर्दे ट्रांसप्लांट कर देने वाले, धोखे दे दे के दवाइयां कमीशन पे बेचने वाले, ऐसे डॉक्टर नहीं होंगे? क्या हैं? क्या सारे के सारे इंजीनियर्स बिल्कुल सही उम्मत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। क्या सारे के सारे 100% वकील बिल्कुल परफेक्ट लॉ के ऊपर चल के अपना प्रोफेशन कर रहे हैं? नहीं। क्या सारी की सारी सीए फर्म्स 100% ईमानदारी से प्रोफेशन का काम कर रही हैं? नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं इस वजह से
कि फलाना डॉक्टर चोर है, फलाना डॉक्टर चोर है, फलाना डॉक्टर चोर है, मैं सारी की सारी मेडिकल की किताबें खुद ही उठाऊं और खुद ही कंक्लूड करके अपना ऑपरेशन कर लूं? क्या करूंगा मैं? कोई सही डॉक्टर ही ढूंढूंगा ना, या ढूंढना छोड़ दूंगा? ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता चला कि जी आप, मैं ऐसी मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं, मैं मुझे नहीं पता कोई ऐसा शहर भी हो, मिसाल ले रहा हूं मुल्तान मिसाल के तौर पे, वहां पर कोई टीचर्स हों, अच्छा कोई मुल्तान के बच्चे भी होंगे, वो मेरी वीडियो अपने मुल्तान के टीचर्स को भी दिखा देंगे कि सर आपको सर बुरा भला कह रहे हैं, मैं चलो चीचा वतनी नहीं, चीचा वतनी भी है, चीचू की मलियां, ये है कोई असल में? नहीं है ना, ये तो बस चीचू की मलियां को शहर है। वहां पर कोई साहब हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं और उनको खुद भी नहीं आती, लेकिन चूंकि उनको कोई काउंटर नहीं कर पा रहा तो वो जो है ना बुरा भला सब पढ़ाए जा रहे हैं। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो गया, अकाउंटिंग टैक्स अपने अपने लॉ बना के पढ़ाए जा रहे हैं। तो उन बच्चों को फाइनली रियलाइज हुआ कि यार तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया। तो अब बच्चे क्या गए, टीचर्स सब के सब फारे गए जी, सब चोर हैं, सब ड्रामेबाज हैं, ये कंक्लूड करे और जंगलों में निकल जाए है, या खुद ही किताबें उठाए और कहे कि मसला ही कोई नहीं, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है किताबों में, मैं खुद ही कंक्लूड करूंगा। करना शुरू कर दे, कर ले बेशक, लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा, शायद उसके पास ना टाइम नहीं होगा, शायद उसकी इतनी काबिलियत नहीं होगी। क्या करेगा फिर वो है? अच्छा चलो मुझसे नहीं पड़ेगा, वैसे कोई क्या करेगा, कोई अच्छा चीज ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा? मस्जिदों में ऐलान कराएगा, सर्च करेगा ना, क्या प्राइमरी की किताबों में सर्च करेगा, प्राइमरी स्कूलों में जाके पूछेगा, किससे पूछेगा? मेडिकल कॉलेजेस में चला जाएगा, अपनी रिलेटेड फील्ड में ढूंढने में मिल जाएगा ना। और बेशुमार मिसालें ले लें, कोर्ट कचहरी में अगर किसी को कभी इत्तेफाक हुआ, अल्लाह बचाए, ऐसे मसलों से बड़े शदीद मसले होते हैं, लेकिन अभी किसी को अगर इस तरह के कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े हों, चोर था वकील, अब आगे क्या करे? हैं? कोई अच्छा वकील ढूंढे, क्योंकि वो इस काम के एक्सपर्ट हैं। अब ये जो मैंने शुरू में वो पीके की मिसाल दी थी और वो बाहर की मिसाल दी थी, देखें ये जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगियां लगाई, मैंने बात शुरू कहां से की थी, आप ने एक ग्रुप ऑफ पीपल तैयार किए, उन्होंने आगे तैयार किए, उन्होंने आगे तैयार किए, यानी दो काम साइमल्टेनियसली चल रहे थे, नॉलेज भी ट्रांसफर हो रहा था और लिखा भी जा रहा था चीजों को। लेकिन सिर्फ लिखा होना क्यों काफी नहीं था? क्योंकि इंटरप्रिटेशन का फर्क हो सकता है। और सिर्फ नॉलेज क्यों काफी नहीं था? क्योंकि उन लोगों के जाने के बाद क्या होगा? मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं और मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखवाया मैं नहीं, मैं मर गया, फिर क्या करें? तो इसलिए दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। अब चूंकि इसमें लोगों ने जिंदगियां लगाई, अब ये दीन आखिरत तक यही कायम रहना है, तो क्या अल्लाह ने कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया होगा? है बनाया होगा ना। क्या 100% जो इस दीन की मेहनत में लोग लगे, जो उलमा भी बने, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभालने वाले बने, क्या गारंटी है कि 100% सब मुखलिस हैं? नहीं ना, बुरे लोग हो सकते हैं ना। लेकिन इसका क्या कंक्लूजन निकालें? सब उलमा चोर हैं, ब्लैक मार्कर फेर दे, सब बेकार है। मैं खुद टाइम मशीन में बैठूंगा, पीछे जाऊंगा, आश्रम की खुद जिंदगी देखूंगा और फिर खुद ही कंक्लूजन निकाल के अपनी जिंदगी गुजारूंगा। क्या ये कोई अकलमंदी वाली मूव है? वैसे तो खैर मैंने बात ही इम्प्रैक्टिकल कर दी, कैसे टाइम मशीन होगी। लेकिन चलें, हाँ जी मैंने देखा है, वो किताब भी एक मौजूद है, सही हदीस की ये किताब मौजूद है, मैं तो उसे खुद पढ़ूंगा और मैं कंक्लूड करूंगा। आप इस काबिल ही शायद ना हो, तभी तो आपको इस काम में अल्लाह ने लगाया नहीं। हो सकता है ना हो ना इस काबिल। हाँ आप जरूर सर्च करिए, लेकिन ये मत करिए कि सब के सब उलमा चोर हैं, ये ज्यादती है बेटे, ये बात ज्यादती वाली है। आप जब सब डॉक्टर्स को चोर कह के खुद मेडिकल नहीं पढ़ने लग जाते, जब आप सब वकीलों को चोर कह के खुद ही जज की कुर्सी पे नहीं बैठ जाते, उसको उठा के फेंक दें और खुद जज की कुर्सी पे बैठ जाएं, तो सब प्रोफेशनल्स पे हम रिलाई करते हैं ना। तो दीन के मामले में ना कुछ नौजवान बच्चे ऐसा सोचने लग गए हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है, सब बकवास है, ये सारे के सारे बुरे लोग हैं, सब के सब मौलवी चोर हैं, सब के सब मौलवी कौम को धोखा दे रहे हैं। और इसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसे फिक्री लोगों की होगी जिनकी फिक्र अच्छी होगी, लेकिन उनकी इस फिक्र की कंक्लूजन कि सब गलत हैं, उससे क्या हुआ, आवाम को मैसेज मिलना होगा कि वाकई सब गलत है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैं दो चार लोग मशहूर जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, उनमें बहुत सारी अच्छी बातें होंगी और उनका ये सारा का सारा एफर्ट सिंसेरिटी पे बेस्ड होगा, आई बिलीव। लेकिन उनके इस कंक्लूजन से बहुत सारे जवान ये समझने लग गए कि सारे के सारे मौलवी चोर हैं, सब बेकार है, सब झूठ है, सब ड्रामा है, मैं किसी मौलवी पे यकीन नहीं रखता, मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं आपको इतनी लंबी बात जो लिखी है सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ऐसे कांटे ना लगाएं। आप अपने अंदर तलब जरूर रखें, अल्लाह से मांगे, लेकिन पूछें किनसे जाके? उलमा से पूछें। अगर आपको लगता है कि रॉन्ग नंबर है तो आप अल्लाह से दुआ करके और बंदा ढूंढ लें, मिल जाएंगे। हजरत सलमान फारसी एक बड़े मशहूर सहाबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बहुत बाद के मुसलमानों में से हैं और ये इतने मुखलिस और इतने तलब वाले थे कि जिस जगह ये पहले थे आग के पुजारी, वहां ये टॉप पे पहुंचे, फिर इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर वहां से इन्होंने दीन बदला, एक और दीन में गए, इनको लगा कि नहीं ये हक नहीं है, करते करते फाइनली वो मदीना पहुंचे, पता नहीं कितना सफर करने के बाद, और फिर वो मुसलमान हुए। उनकी तलब ले आई उनको। तो आपके अंदर ना जब ये रिजेक्शन लग जाएगी ना कि सब चोर हैं, ये ज्यादती हो जाएगी बेटे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों को ना कि वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं कि सर सब चोर हैं, सर सब, जब फलानी बुक मौजूद है तो फिर हम किसी मौलवी की बात क्यों सुने, सब 2 नंबर हैं। ये ज्यादती है मेरे बच्चों, ये ज्यादती है। ये ऐसे ही है कि आप मेरे मुंह पे आके कहें कि तुम 2 नंबर टीचर हो, क्यों? क्योंकि वो चीज कौन सा था,
चीचू की मलिया में एक फलाने टीचर गलत थे, आप भी चोर हैं, ये मेरे खुलूस के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई हुई है, हाँ मेरे अंदर भी कमियां होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन उसको जीरो से मल्टीप्लाई ना करें। आप कोशिश करें मुझसे बेहतर टीचर ढूंढ लें और कोशिश कर लें, लेकिन रहें टीचर्स के लिए कोशिश में। और मेरी इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि फिर आप कुरान पाक पढ़ना छोड़ दें, नहीं 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 नहीं। कुरान पाक लोग पढ़ना छोड़ते हैं तभी तो कुछ धोखेबाजों के लिए ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। लोग कुरान, अगर आप मेरे सामने बैठी हुई आवाम, अगर आप सिलेबस पढ़ना ही छोड़ दें ना, अगर आप बुक पढ़ना ही छोड़ दें तो मैं सुस्त हो जाऊंगा, क्योंकि इंसान हूं, कमी है, मैं सुस्त हो जाऊंगा। एक टीचर के बारे में मशहूर था, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने पूरा सेशन पुराना सिलेबस पढ़ा दिया। ये मैं सच्चा वाकया बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात है। एक टीचर ने पूरा सेशन पुराना सिलेबस पढ़ा दिया और सिलेबस के अंदर शदीद किस्म की चेंजेस आ चुकी हुई थी। लेकिन वो क्यों पुराना पढ़ा गए हैं? क्योंकि किसी बच्चे को भी नहीं पता था। अगर किसी बच्चे ने सिलेबस पढ़ा होता तो वो उनको बताता, सर बहुत ही अदब के साथ, लेकिन सर ये ठीक नहीं है। फिर सर सोचते कि अच्छा इनको पता है, फिर सर जाके सिलेबस देखते। तो कुरान पाक जरूर पढ़ना है, हर एक के पढ़ने के लिए है। अरबी नहीं आती, तर्जुमा पढ़ें, अरबी सीखें, नहीं आ रही जब तक तर्जुमा पढ़ें। जो दिल में सवाल उठे उलमा से पूछें, परचून की दुकान वाले से ना पूछें, उलमा से पूछें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त की दाढ़ी आपसे लंबी है तो उसको अपना मुफ्ती ना बना लें, वो मुफ्त की बातें करेगा, मुफ्ती नहीं होगा वो। तो इसलिए अपनी जिंदगी के हर मामलात में ये जानने की कोशिश करें मुझ समेत कि दीन चाहता क्या है हमसे। उसके लिए बेटा जब आप ये अपने जहन में बिठा लेंगे ना, मैं लड़के लड़कियों सबकी बात कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल अंदाजा है इस बात का कि मैंने 40-50 मिनट जो है ना उस काम में लगा दिए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा था कि जो नौजवान नस्ल है, कुछ मुखलिस कुछ मुखलिस लोगों की वजह से जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक असर ये पड़ रहा है कि लोगों ने फौरन के फौरन सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ज्यादती है, ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। इसलिए अगर आपके अंदर तलब है, आप अच्छा टीचर ढूंढ सकते हैं ना, आप अच्छा आलिम भी ढूंढ सकते हैं। आप अगर अच्छे डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, आप अगर अच्छे मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करने वाले तक पहुंच सकते हैं, अगर आप अच्छे बार्बर तक पहुंच सकते हैं। कई लोगों को जिनको अपने बालों का बड़ा शौक होता है, मैंने ना जब ये हुलिया मेरा नहीं बना था, मेरे बड़े जबरदस्त किस्म के बाल होते थे और मुझे नहाने के बाद बाल कंप्लीट बनाने तक तकरीबन को 15 मिनट चाहिए होते थे, जो 3 डिफरेंट फेजेस में होते थे। पहले मैं बाल पे तेल लगा के पीछे करके टोपी पहनता था, और जब कभी टोपी नहीं मिल रही होती, बनियान लपेट के बांध लेता था अपनी। फिर उसके बाद अगले स्टेप में मैं वो उतार के इधर चीरा लगा के ये पफ इधर गिराता था, ये इधर गिराता था, कुछ देर में उसी हालत में रहता था। फिर जब वो थोड़े इधर एडजस्ट हो जाते थे, फिर मैं ऐसे करके पीछे उनको जब उठाता था तो क्या बाल बनते। अब ये अच्छा, ये मेरे उड़ नहीं गए उम्र की वजह से, ये मैंने मशीन फिरवाता हूं मैं। तो जब मैं बाल बनाता था तो मैंने गली मोहल्ले के एक से एक बार्बर को छान मारा था, पता नहीं कहां ढूंढ के मैंने अपना जो है ना नाई वो सेट किया हुआ था। तो जब आप नाई ढूंढ लेंगे, जब आप मोटरसाइकिल मैकेनिक ढूंढ लेंगे, तो अगर आप मुखलिस होंगे ना तो आप अच्छे उलमा भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने दिल को एक बात बता दें कि जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर दें सारे के सारे दीन को। सारे के सारे लोग चोर नहीं है। अगर सारे के सारे उलमा चोर होते तो फिर अल्लाह ने क्यों ये आखिरी दीन रखा होता? अगर सभी गलत, सारे ही बुरे लोग होते तो फिर अल्लाह की मॉनिटरिंग किधर गई? फिर मेरा क्या कसूर है कि मुझे गलत दीन मिला है? तो फिर मेरी तो नहीं पूछ होनी चाहिए इसके ऊपर। तो मुझ तक सही दीन पहुंचाना अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया, प्रोवाइडेड कि मेरी नीयत अच्छी है। तो इसलिए बस मेरी बात यही इतनी थी कि आप लोग ना अपने साथ मुखलिस रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हक की जरूर कोशिश करें और पूछें फिर भी उलमा से ही। हो सकता है आपको 10 उलमा में से, ऐसी एक फिगर बोल रहा हूं, 8 लोग चोर मिले, हो सकता है, लेकिन वो जो 2 होंगे ना, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी दीन पे और उनके जरिए से अल्लाह ने कितनों को हिदायत दी होगी। आप उन 8 से गुजरेंगे तो पहुंचेंगे उन 2 तक, लेकिन उन 2 तक पहुंचने के लिए पहले आपको उन 8 से भी शायद गुजरना पड़े। अगर आप पहले को ही देख के छोड़ देंगे कि ये बंदा ही सही नहीं है, तो फिर कैसे उन 2 तक पहुंचेंगे? तो इसलिए अपनी सोच ना नेगेटिव मत कर लें कि मिस्टर फलाने यूट्यूबर ने कहा था कि सारे मौलवी चोर होते हैं, फलाने मिस्टर यूट्यूबर ने कहा था कि सारे के सारे ही चोर हैं। ये ना करें मेरे बच्चों, बस ये गुजारिश करनी थी और सवाल कराता हूं मैं। है जी 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 रिकंसिलिएशन करनी थी। अच्छा, यू में डिसएग्री है, मैंने आपको सिर्फ बात बनानी थी, पहुंचाई है, बाकी आपका राइट है, आप डिसएग्री करें। अच्छा, कल जो किया था ना उसकी एक मैं रिकैप दे देता हूं। मार्जिनल वालों के मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट, मार्जिनल वालों के मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और वेरिएबल एफओएच है, और ये सारे के सारे एक्चुअल हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड भी आने चाहिए। लेकिन ये जो फिक्स्ड आने चाहिए, बेशक साल का एंड हो चुका, बेशक सारा का सारा डाटा एक्चुअल है, लेकिन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी यानी क्लोजिंग स्टॉक
उसकी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमने एक्चुअल पर यूनिट डाल दी तो किसी साल में हो सकता है वो बहुत ज्यादा आ जाया करे। क्यों ज्यादा आ जाया करे? क्योंकि फिक्स खर्चे तो उतना ही है, शायद उस साल यूनिट्स कम बने तो पर यूनिट ज्यादा आ जाए, फिर किसी साल हो सकता है बहुत कम आ जाए। क्यों बहुत कम आ जाए? यूनिट ज्यादा बन जाए, फिक्स कॉस्ट तो उतनी होनी है। तो इस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन से बचने के लिए इन लोगों ने सोचा कि प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट में OAR डाल लेना मुनासिब है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड OAR होता है। मार्जिनल वालों को इतनी टेंशन की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट में इसको डालना ही नहीं है, तो उनके नजदीक फिक्स्ड OAR कोई चीज ही नहीं है। वो क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में जहां बाकी एक्सपेंसेस एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस लिख रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट जानना है, तो फिक्स्ड FOH भी वहां कर देंगे माइनस। कौन से फिक्स्ड FOH? जो भी एक्चुअल अप्लाइड कहां से आ गया, जो भी एक्चुअल है, मार्जिनल की बात कर रहा हूं। लेकिन एब्जॉर्प्शन वालों ने चूंकि पर यूनिट कॉस्ट में फिक्स्ड OAR को भी डाला है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इससे मल्टीप्लाई होने से क्या रिजल्ट बन रहा है? अप्लाइड, यार कुछ सुन भी रहे हैं, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। जबकि सही प्रॉफिट जानना है तो एक्चुअल फिक्स्ड होने चाहिए थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स को एडजस्ट किया ताकि अब सही प्रॉफिट निकला है। बस ठीक है, आप बताएं इसमें और आपने कुछ पूछना है तो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, इसका जवाब ना रिकंसिलिएशन में आ जाएगा इंशाल्लाह। और पूछें, कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछें। ठीक है जी, नहीं पूछना। रिकंसिलिएशन कल वाला सवाल की रिक्वायरमेंट भी। अच्छा, मैं समझा देता हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो करना तो वैसे ही जैसे फार्मूला बताऊंगा। जब कोई सी भी दो चीजें जो कि सेम होनी बनती थी लेकिन अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस की कोई वजह होगी। उस वजह को लिस्ट डाउन करना और ये जानना कि हाँ ये वजह है, ये रिकंसिलिएशन होती है। जैसे आपने इंट्रो पढ़ी है अगर, तो उसमें बैंक रिकंसिलिएशन होती है। बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो कि बराबर होना चाहिए था, नहीं है, तो एक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंसेस के रीजंस लिखते हैं और उन सब का प्लस माइनस का आंसर अगर दूसरे के बराबर आ गया तो हो गया रिकंसाइल। तो चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो, बिजनेस तो एक ही है, तो नेट प्रॉफिट दोनों के सेम होने चाहिए थे। अगर नहीं है तो कोई वजह होगी, तो उस वजह को समझाना ये रिकंसिलिएशन है। तो इसमें स्टार्ट किया जाएगा एब्जॉर्प्शन के नेट प्रॉफिट से, जो कि बताएं तीनों सालों का कितना कितना है? 3, 7, 9, 1, 5, 3, 5, 0। डबल 1, 9। अब सही है। मार्जिनल वाली भी यही फिगर्स हैं? नहीं, तो दोनों में नेट प्रॉफिट पे सेम नहीं आ रहा। वजह क्या है? क्या वजह है? अच्छा, मैं खुद ही बोल देता हूं। एक वजह कॉम को लगती है कि अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफर्ट्स। तो अगर अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स वजह होते तो फिर ईयर 1 में भी प्रॉफिट डिफरेंट होता। देखें ईयर 1 का नेट प्रॉफिट सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो क्या ईयर 1 में अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफर्ट्स नहीं है? मेरी शक्ल तेरी नजर आएंगे, सवाल में देखें ना। ईयर 1 में अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफर्ट्स हैं या नहीं है? हैं। फिर भी नेट प्रॉफिट ईयर 1 का सेम है, तो इसका मतलब रीजन अंडर ओवर अप्लाइड नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है उसकी भी वजह सुन लें। मार्जिनल में क्या किया, इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाई और नीचे चल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी लिख लिए। तो मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में कौन से फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए? एक्चुअल। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया यूनिट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाई। इसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल, मटेरियल लेबर वेरिएबल। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं इसमें कौन से आ गए? अप्लाइड। लेकिन दो लाइनों के बाद अंडर ओवर अप्लाइड लिख देने से हमने वो रोला भी खत्म कर दिया। तो इसलिए अंडर ओवर अप्लाइड रीजन नहीं है, रीजन है इन्वेंट्री, रीजन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक बचपन में बात बताई थी, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं याद हो क्या ना याद हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा बन गई है तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही आया होगा। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बताया हुआ है मैंने। और अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट कम आया हुआ। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो FIFO एफको वगैरह पढ़ा दिया था ना, तब कहीं ये शायद किसी क्लास में बात की हो, की थी, है बता रहा हूं, है कहीं की होगी बात, वहां शायद लिखा भी हुआ आपने रजिस्टर में। तो इन्वेंट्री की वैल्यूज का फर्क है। इन्वेंट्री की वैल्यूज का फर्क क्यों है? क्योंकि ईयर 2 में, ईयर 1 में तो इन्वेंट्री ही नहीं थी, ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है ईयर 2 में? मार्जिनल की 22।
कितना फर्क है? ये 4 रुपए क्या है? फिक्स्ड OAR। और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैसे निकाली हुई है? 600 यूनिट्स ईयर 2, 600 यूनिट्स इनटू ये, ऐसे ही है। और मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में ईयर 2 की बात कर रहा हूं, 600 यूनिट्स इनटू 22। तो दोनों मेथड्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में कितना फर्क डल गया? 4 रुपए इंटू 600। यही है डिफरेंस का रीजन। 600 इंटू 4 रुपए करें, कितना बना? 2400। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है मार्जिनल से कि मार्जिनल का? एब्जॉर्प्शन में ज्यादा वैल्यू लगाई है क्लोजिंग स्टॉक को, मार्जिनल में 22 रुपए लगाई है, सबसे बात कर रहा हूं, और एब्जॉर्प्शन में 26। तो एब्जॉर्प्शन ने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू दी हुई है, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है। मार्जिनल के बराबर लाना है तो क्या करें? कितना बना? और मार्जिनल का कितना आ रहा है? यही आ रहा है। ये रिकंसिलिएशन हो गई। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू किया, क्लोजिंग स्टॉक में जितनी फिक्स कॉस्ट शामिल है उसको माइनस कर दिया, तो अब जो आंसर बनेगा वो यकीनन मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर ही बनेगा। बस ये है रिकंसिलिएशन। ईयर 1 में ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 रुपए इंटू 600 वाली बात आई समझ? और माइनस क्यों किया? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के तहत निकला हुआ प्रॉफिट मार्जिनल वाले से ज्यादा शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में लिखी हुई इनकम स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू दे रही है, तो प्रॉफिट भी उसका हायर आ रहा होगा, इसलिए माइनस करते हैं, देखें मार्जिनल के बराबर आता है कि नहीं आता? आ रहा है। बस ये रिकंसिलिएशन है। इसी तरीके से ईयर 3 में क्या हो रहा है? क्लोजिंग पहले बताएं। ईयर 3 400, और इसके साथ क्या मामला हुआ होगा? मार्जिनल वालों ने लगाया होगा 25, एब्जॉर्प्शन वालों ने 30, 5 ज्यादा लगाया, 2000। ये 2400 लेस और 2000 लेस वाली बात ओके। ये 2400 दो ईयर 2 में मार्जिनल का क्लोजिंग ज्यादा था, तो ईयर 3 में फिर मार्जिनल का ओपनिंग भी तो ज्यादा था, और ओपनिंग ज्यादा होने से प्रॉफिट कम आया होगा, तो इसलिए 2400 ऐड करेंगे तो शायद मार्जिनल से टैली करे। दिस माइनस दिस प्लस दिस 15, तो कर रहा है टैली, कर रहा है टैली। इसका मतलब रिकंसिलिएशन कंप्लीट ये हो गई कि आप एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करें, क्लोजिंग स्टॉक में जितनी फिक्स कॉस्ट है माइनस कर दें, ओपनिंग स्टॉक में जितनी फिक्स कॉस्ट है वो ऐड कर दें। ये रिकंसिलिएशन है। ये माइनस ठीक है। ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो फिर अगले साल इसका ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा है, उसकी वजह से प्रॉफिट इसका कम आया हुआ है, इसलिए ऐड किया। दोबारा नहीं, चौबारा। ये क्लोजिंग वाली बात समझ आ गई? क्या समझ आई? हाँ ठीक है, कम था, सबसे ज्यादा था। ईयर 2 एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था मार्जिनल से, इसलिए एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी ज्यादा था, फिर क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अगर हमें इसको मार्जिनल के बराबर लाना हो तो 2400 माइनस करेंगे। अगर ईयर 2 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो फिर वो ईयर 3 का ओपनिंग भी तो है ना, तो अब ईयर 3 में आके बात क्या बन गई कि एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम शो हो रहा होता है। तो अगर हमें इसको मार्जिनल के प्रॉफिट से टैली कराना है तो इस 2400 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको आप चाहे ऐसे याद रख लें, ऐसे कैसे, ये क्या किया, ये क्या है, यूनिट्स फिक्स्ड OAR। आप चाहें तो उसको ऐसे सॉल्व कर लें, ये भी ठीक है, और आप चाहें इसका एक और हल कर लें। देखिए अगर आपको वो आसान लगे तो। हम ये किनका कंपैरिजन कर रहे हैं? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ना। एक और आसान तरीका है, अब मैं मुझे तो खैर वही ज्यादा आसान लगता है, आप देख लें अगर आसान लगे तो। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों कौन? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ओपनिंग स्टॉक दोनों का डिफरेंस ले लें। जैसे ईयर 2 में, ईयर 2 एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग कितना है? ईयर 2 में 15, मार्जिनल का क्लोजिंग कितना है? 13। कितना फर्क है? 2400, ये वो 2400 है। ईयर 3 एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग कितना है? मार्जिनल का क्लोजिंग कितना है? कितना डिफरेंस है? ये वो 2 है। ओपनिंग उसमें भी ऐसे ही कर लें, एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग ये वही 2400 है। तो आप दोनों के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें, और प्लस माइनस कैसे याद रख लें? ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। तो एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करें,
दोनों मेथड्स की क्लोजिंग का डिफरेंस, दोनों मेथड्स के ओपनिंग का डिफरेंस। चाहे ये डिफरेंस वाली बात याद रख लें, चाहे यूनिट्स इनटू फिक्स्ड ओआर वाली बात याद रख लें, दोनों याद रख लें। हो सकता है किसी सवाल में उसने ऐसे डाटा दिया हो कि आपको यही करना पड़े, हो सकता है किसी सवाल में ऐसा डाटा दिया हो, इसलिए दोनों बातें याद रखें कि दोनों मेथड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज का डिफरेंस ये याद रख लें, या यूनिट्स इनटू फिक्स्ड ओआर ये याद रख लें। ये रिकंसिलिएशन है और इधर कुछ है ही नहीं, इसलिए मार्जिनल का प्रॉफिट 37,300 ही था। ये है इस सवाल की रिकंसिलिएशन। अगर हम मार्जिनल ऊपर रखेंगे ना तो ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा बस। डिफरेंस कैसे आ रहा है? नहीं, ये कैसे आ रहा है डिफरेंस? दूसरा तरीका कौन सा? हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट देखो ना, ईयर 3 की एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक की फिगर, मार्जिनल की ओपनिंग स्टॉक की फिगर, उनका डिफरेंस, ओपनिंग का डिफरेंस, क्लोजिंग का डिफरेंस। $152 पे आए। अच्छा, रजिस्टर से मैं जब भी आपको बुक पे ले जाया करूं ना तो वो लिखा करें, वो डोरेमोन का एनीवेयर गेट डोर बनाए ताकि पता चले यहां से कहां चले गए थे हम। तो ये मैं एग्जाम नोट्स पे लेके जा रहा हूं आपको, पेज 152 पे एग्जाम नोट्स पे आ जाए। यहां पहुंचे, पॉइंट नंबर 3 पढ़ ले, मैं बता चुका। पॉइंट नंबर 3 पढ़ ले, नहीं सॉरी, पॉइंट 2 पढ़ ले, मैं बता चुका। हाँ जी, पॉइंट 2 ओके। पॉइंट 1 समझाता हूं। अगर मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें हमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए? मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं एक्चुअल चाहिए। अगर एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या क्या चाहिए? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तो चाहिए, किस लिए? अंडर ओवर वाली वर्किंग के लिए। अच्छा, अंडर ओवर वाली वर्किंग कैसे होगी? एक्चुअल को किससे कंपेयर करना है? अप्लाइड से। अप्लाइड कैसे निकलेगा? OAR इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड। OAR भी नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा कैसे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। तो मार्जिनल के सवाल में तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ही चाहिए, एब्जॉर्प्शन के सवाल में एक्चुअल तो चाहिए, अगर OAR गिवन ना हुआ तो बजटेड भी चाहिए। मार्जिनल का सवाल करते हुए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए बस, एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए एक्चुअल चाहिए। लेकिन अगर OAR नहीं दिया और निकालना पड़ रहा है तो फिर बजटेड भी चाहिए। अब पॉइंट 1 पढ़ लें। अच्छा, ये जो पॉइंट 1 में मैंने लिखा ना, ये कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ सवालों का एक हल निकाला हुआ मैंने। पॉइंट 1 पढ़ लीजिए, ठीक है? नहीं अच्छा जी, नहीं तो फिर दोबारा समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं तो मार्जिनल का तो काम चल गया। एब्जॉर्प्शन में OAR नहीं दिया हुआ, OAR निकालने के लिए क्या चाहिए था? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए ही नहीं हुए तो फिर जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना उतना ही फिर बजटेड एज्यूम कर लेंगे, काम एब्जॉर्प्शन का भी चल गया। दूसरी बात, बजटेड ओवरहेड दिए हुए और बजटेड कह रहा हूं, अप्लाइड नहीं, बजटेड और अप्लाइड फर्क होते हैं। मैंने ओवरहेड चैप्टर में भी बताया था और अभी भी जिनको भूल गया है मैंने वेरिएंस में दोबारा बताना है। बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल, इनमें फर्क होता है। मैंने एक लेक्चर में ये फर्क बताया था लेकिन वेरिएंस में दोबारा बताना है। तो अगर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए, OAR निकालना पड़ा, निकल आया OAR, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिए ही नहीं हुए तो फिर बजटेड ही को एक्चुअल मान लेंगे। ये मतलब है पॉइंट 1 का कि अगर हमें सवाल में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की भी जरूरत पड़ गई है और बजटेड की भी पड़ गई है, लेकिन है ही दोनों में से एक,
तो फिर दोनों को सेम मान ले। तीसरा समझाता हूं, तीसरा नोट समझा रहा हूं। ये OAR कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ओवर बजटेड प्रोडक्शन। यहां पर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट ही क्यों नहीं ले लेते? अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक्चुअल तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, इसको स्टेबल रखने के लिए OAR ले लेते हैं। लेकिन OAR भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पिछले साल का बजट और हो, अगले साल का और हो। तो इससे भी और बेहतर तरीका होता है, जो कि बिजनेसेस की मर्जी और सवाल में एग्जामिनर की मर्जी, कि वो OAR के फार्मूले में बजटेड प्रोडक्शन यूज करने की बजाय नॉर्मल प्रोडक्शन यूज करें। नॉर्मल प्रोडक्शन, अब ये नॉर्मल प्रोडक्शन क्या बताए? इस क्लास में सीटिंग कैपेसिटी 180 है, मिसाल दे रहा हूं। क्या मतलब है इस बात का? कि 180 स्टूडेंट्स मैक्सिमम बैठ सकते हैं। इस क्लास की आज की एक्चुअल अटेंडेंस 110 है। ये क्या मतलब हुआ? कि आज 110 प्रेजेंट हैं। इस क्लास की, इस सेशन की नॉर्मल अटेंडेंस 100 है। नॉर्मल, इसका क्या मतलब है? नहीं, एवरेज नहीं, ठीक है बात। सैटरडे को अटेंडेंस कितनी होगी? ये अभी सैटरडे जा रहा है, क्यों? घर चले गए होंगे। इसी तरह अगले मंडे को कम होंगी अटेंडेंस, क्योंकि आने में अभी बहुत देर लगा रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह से बहुत तेज बारिश हुई है, उस दिन अटेंडेंस कम होगी। कोई और स्ट्राइक वगैरह थी तो उसकी वजह से सड़कें बंद हैं, कम होंगी। तो नॉर्मल अटेंडेंस का मतलब है कि नॉर्मल हालात में कितने हुआ करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2023 क्या होगी? बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2023 के शुरू में खड़े होकर प्लान किया था कि 23 में इतने यूनिट्स बनाएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर 2023 क्या होगी? एक्चुअली कितने बनाए? नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होगी? कि नॉर्मली हर साल इतने यूनिट्स बनाया करते हैं, अनलेस का कोई मसला ना हो। इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन। तो कुछ बिजनेसेस फिक्स्ड OAR निकालने के लिए बजटेड प्रोडक्शन की बजाय नॉर्मल प्रोडक्शन यूज करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? सवाल में नॉर्मल प्रोडक्शन दी होगी, इसका मतलब है उसने यूज करवानी है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। पॉइंट 3। अच्छा, एक एग्जाम क्वेश्चन में मैंने आपको क्या तरीका बताया? 3 मशहूर वर्किंग्स हैं। क्या क्या? क्वांटिटी स्केड्यूल है, कॉस्ट पर यूनिट है, और अंडर और अप्लाइड निकालने, और बाकी दोनों इनकम स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट भरना। ये एक एग्जाम क्वेश्चन है। अच्छा, मेरी ही रीजन है, मुझे ही उसमें ज्यादा जज्बाती होकर ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए थी। एक सवाल करवाना था मैंने, मेरी वजह से वो मिस हो गया। लेकिन आपकी मेहरबानी अगर आप वो होमवर्क कर लें, क्योंकि है वो आसान। हाँ, कुछ मसले होंगे आपको, लेकिन ये कि अगर आप होमवर्क कर लेंगे ना तो कल वो जल्दी से डिस्कस करके मैं फिर एक मुश्किल सवाल करा सकूंगा। लेकिन अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर वो कल का मुश्किल सवाल जो है ना वो जाया हो जाएगा है। अच्छा, बताता हूं, एक सवाल दे रहा हूं होमवर्क, अल्लाह आपको पास करे, कर लें होमवर्क। और होमवर्क है इन सवालों में क्वेश्चन 2 पेज 153 क्वेश्चन 2, जो कि स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 था उस अटेम्प्ट में, कीनिया लिमिटेड के नाम से। अच्छा, इस चैप्टर में ना कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी हैं, जैसे देखें इसका पार्ट ए। हाँ, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। ये मैं चैप्टर करा लूं फिर थ्योरेटिकल चीजें मार्क करवा दूंगा। तो पार्ट बी होमवर्क है आपका, करके आना यार। कल फिर एक मुश्किल सवाल कराऊंगा इससे, हैं? पार्ट बी ना, पार्ट ए तो नहीं कर रहे ना, पार्ट बी करना है इसका। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।